गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका +1 पॉलिटिकल साइंस का 4th लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिस लेसन का नाम है संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका। तो इस लेसन में आपका जो कह सकते हो कि भारत के संसद की जो कार्यपालिका है, आप मान सकते हो कि लोकसभा से भी संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन चीज़ों, इन पद के क्या क्या कार्य हैं, इनकी क्या क्या योग्यता है, किस तरीके से ये कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें, कितने वेतन भत्ते इनको दिए जाते हैं, क्या क्या शक्तियाँ इनके पास हैं, तो ये कार्य करते हैं। और इस लेसन में सिर्फ इनका कार्यपालिका कार्य करने का तरीका का दिखाया गया है कि कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है, ये चीज़ें के लिए। तो आज का आपका फर्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं कि कार्यपालिका का क्या अर्थ है। कार्यपालिका का जो अर्थ कहा जाए तो सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्यपालिका में वे सभी जो सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य, जैसे आपके प्रशासनिक अधिकारी वगैरह होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वो सरकार की सहायता करते हैं। जो बड़े बड़े आपके जैसे IAS हैं वगैरह, सिविल सर्विस में भी जॉब करते हैं, सिविल सर्विस में काम करते हैं, आपको जो डिपार्टमेंट देखते हैं कि भाई ये शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, MLA, ये बिजली मंत्री बना दिया गया है, लेकिन असलियत में वहाँ पर कार्य वो नहीं करते हैं, उनके सहायक होते हैं जो रियल में कार्य करते हैं, और उनको फिर वो प्रोजेक्ट वगैरह, पूरी फाइल वगैरह बना के देते हैं और उनको उस चीज़ से अवगत कराते हैं। उसके बाद वो उस पर सिग्नेचर करते हैं और जनता के बीच में उसको रखते हैं कि भाई हम ये योजनाएं लागू कर रहे हैं। तो ये जो उनकी सरकार की सहायता करते हैं, इसमें आप ऊंचे से लेकर नीचे तक का जो भी किसी ग्रुप D के लेवल से लगा सकते हो, और A ग्रेड तक के जो भी कर्मचारी होते हैं वो सभी शामिल होते हैं। और जो इसमें सभी, जैसे प्रधानमंत्री का भी है, राष्ट्रपति का भी है, ये सभी के साथ में सहायक होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। कोई भी MLA या मंत्री कह सकते हो, या कोई भी अपना कार्य कह सकते हो कि 100% कार्य स्वयं नहीं करता है, वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेता रहता है और अपने नीचे जो अधीन अधिकारी हैं उनको कार्य सौंपते हैं। तो जो इनका सरकार चलाने में जो सहायता करते हैं, उन चीज़ों में कह सकते हो, साधारण शब्दों में कहा जाए तो विधानपालिका द्वारा जो बनाए जाते कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहा जाती है। भाई विधानपालिका 3 प्रकार के था आपका: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका का काम होता है कि कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम होता है कि उनको लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि अगर उन कानूनों का कोई उल्लंघन कर रहा है तो उनके लिए दंड का प्रावधान करना, उनको सज़ा वगैरह देना, ये काम होता है। तो आज जिक्र कर रहे हैं कार्यपालिका का। कार्यपालिका का है कि जो कानून विधानपालिका ने बनाए हैं उनको लागू करना है। अब ये तो हो गया कार्यपालिका का अर्थ कि जो विधानपालिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने वाले जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जो उनको कार्यपालिका कहा जाता है, जो कर्मचारी होते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार की कार्यपालिका होती है। इसमें नाम कई तरह के दिए गए हैं, स्थायी, अस्थायी, नामात्र, लेकिन जो कह सकते हो कि भारत में लागू है वो एक अस्थायी कार्यपालिका कह सकते हो। उसमें जैसे MLA वगैरह को चुना जाता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। और जो स्थायी होते हैं वो अधिकारी होते हैं जिनकी जॉब के लिए जैसे 58 साल 60 साल निर्धारित की गई है, वो तब तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं। तो इसको शुरुआत से ही आपको थोड़ा समझाते हैं कि वर्ल्ड में अनेक प्रकार की जो शासन प्रणाली है, और इन सभी शासन प्रणाली में अलग अलग प्रकार के कार्यपालिका भी है, जैसे कि नाम आपको दिए गए हैं सामने। स्थायी है, तो सबसे पहले स्थायी का उठा लेते हैं कि स्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं। स्थायी कार्यपालिका में ऐसे कर्मचारी शामिल होते हैं जो प्रशासन के आदेशों को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं, और इन कर्मचारियों की जो नियुक्ति वगैरह है उनकी क्षमता है, योग्यता के आधार पर इनकी की जाती है। भाई जैसे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने के बाद
क्वालिफ़िकेशन रख दिया कि भाई आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस तरीके से उनके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। जैसे आप अभी आज के टाइम में कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कोई भी जॉब हासिल करते हो, तो ये तो है स्थाई कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह का इस तरीके का कार्य। ये होता है अस्थाई। अस्थाई में होता है कि जब जनता द्वारा, एक कह सकते हो राजनीतिकरण मान सकते हो इसका, कि जनता द्वारा किसी भी अधिकारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निश्चित अवधि के लिए चुनाव करती है, चुना जाता है, उसको अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। वो कौन से हैं? जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या हमारे अन्य मंत्री हैं, इनका सभी का टाइम फिक्स है। प्रधानमंत्री का 5 साल है, राष्ट्रपति का 5 साल है, अन्य मंत्रियों का भी 5 साल होता है। कभी वो संसद लोकसभा वगैरह बीच में भंग हो जाए वो बात अलग होती है, लेकिन इनका 5 साल के लिए चुना जाता है। तो ये अस्थाई जो सिर्फ कभी भी कह सकते हो कि ख़त्म हो सकती है, 5 साल के लेके टाइम लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले भी ख़त्म हो सकती है। अब आ जाता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका क्या होती है कि जिसके नाम से शक्तियाँ और कार्य विस्तृत किए गए हैं, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति उन शक्तियों का उनका प्रयोग नहीं करता है, उनके बजाय कोई दूसरा व्यक्ति उनकी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वो होता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे कि हमारे कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है उसके नाम से कार्यपालिका के काफ़ी उदाहरण हैं, और उनके ज़्यादातर शक्तियों का प्रयोग कौन करते हैं? मंत्रिमंडल करता है, प्रधानमंत्री वगैरह करते हैं, राष्ट्रपति के कार्य जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो ये जिसके नाम से दी गई हो वो खुद स्वयं उसका प्रयोग न करके दूसरे व्यक्ति उसका प्रयोग करते हैं, तो वो एक नाम मात्र के हो गया। कहने का मतलब यहाँ तक कि कई जगह पर भारत के राष्ट्रपति को भी नाम मात्र का राष्ट्रपति माना जाता है। अब आ जाता है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका में क्या शामिल होता है? वास्तविक कार्यपालिका में शक्तियों का जो प्रयोग है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष स्वयं ही करता है। वास्तविक मतलब जिसके नाम से जो शक्तियां हैं और वो स्वयं उसी का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति है, पूरे राष्ट्र में अमेरिका में किसी आप दूसरे किसी गवर्नर का या किसी का नाम नहीं सुना होगा कहीं किसी भी जगह पर। जो भी बात आती है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये बयान किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की, इस तरीके से उन्हीं के नाम से होता है। रियल में कार्य भी वही करता है, वो अपने जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, उनका प्रयोग वही स्वयं करता है, ना कि कोई दूसरा करता है उनकी जगह। तो ये है वास्तविक, जो जिसके नाम से जो शक्तियाँ हैं या कार्य जिनका है वो स्वयं करें, वो वास्तविक कार्यपालिका कहलाता है। पैतृक कार्यपालिका में, पैतृक कार्यपालिका वो होती है जैसे कि कोई आप मान लें कि आपके दादा वगैरह की जो प्रॉपर्टी होती है आपके फादर को मिलती है और फादर से वो ट्रांसफ़र होके आपको मिलती है, तो ये हो जाती है पैतृक। इसी तरीके से जो कार्यपालिका होती है उसमें एक राज्य का कोई अध्यक्ष होता है, राजा होता है, उसकी मृत्यु के बाद उसके संतान वगैरह को राज्य का सिंहासन पर बैठा दिया जाता है, फिर उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे को सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कह सकते हो कि वंशवाद की प्रकृति कह सकते हो, इस प्रकार को वंशवाद या पैतृक एक ही बात होती है कार्यपालिका कि एक के बाद एक उन्हीं की पीढ़ी से जो कार्य करते रहते हैं। इस तरीके की जो है ब्रिटेन वगैरह में और जापान में इस तरीके की कार्यपालिका इनमें पाई जाती है, भाई वंशवाद के आधार पर वही अध्यक्ष बनते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि निर्वाचित कार्यपालिका। निर्वाचित कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें कि जिसका चुनाव करके जिस व्यक्ति का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष या किसी को भी एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है, वो निर्वाचित कार्यपालिका हो जाती है। जैसे चुनाव तो होते ही हैं, अब वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, हम अपने MLA वगैरह MP चुनते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये आपका निर्वाचित कार्यपालिका में था। कार्यपालिका के प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे कि कितने प्रकार हैं, किस तरह की क्या है। अब आ जाता है कि
भारतीय कार्यपालिका की विशेषता कि भारत में कार्यपालिका की क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से काम करती हैं भारत में। तो जो भारत की कार्यपालिका में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का आप कह सकते हो संवैधानिक मुखिया होता है, माना जाता भी है भी रियल में ऐसा ही, क्योंकि जो भारतीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र का संचालन होता है। जो कुछ भी बयानबाजी होते हैं वो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का आपने कभी भी कोई स्पीच नहीं सुना होगा कि इस तरीके का। अभी आपने पिछले टाइम लॉकडाउन वगैरह में जब भी 15-20 दिन के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन होता था तो वो प्रधानमंत्री ही करते थे, ना कि राष्ट्रपति करते थे। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का प्रमुख भूमिका होती है। और जो भारतीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद संसद के जो प्रति हैं वो उत्तरदायी होती हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी। दूसरा जो है कि भारतीय कार्यपालिका में राजनीति में एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता पाई जाती है कहने का मतलब कि सभी जैसे जो एमएलए के सभी राज्यों में चुनाव होते हैं वो समान तरीके से किए जाते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से। ये नहीं भाई एक राज्य में अप्रत्यक्ष, एक में प्रत्यक्ष या किसी में अलग भेदभाव के आधार पर, सिर्फ जनसंख्या के आधार पर इन सीटों का आवंटन किया जाता है कि भाई इस राज्य में इतनी जनसंख्या है तो इस यहाँ पर इतनी सीटें होंगी इस आधार पर। और जो केंद्रीकृत मंत्रिमंडल है वो महत्वपूर्ण स्थान, कहने का मतलब कि जो भारत का कार्य है, कई बार आपने ऐसे डिसीजन भी देखे होंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन देती है उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं कर सकती, या फिर जो स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उनको स्टेट गवर्नमेंट रद्द नहीं कर सकती। तो ये कहने का मतलब कि जो मुख्य जिसकी बातें की जाती हैं, जो मान्यता हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अधिक पावरफुल कह सकते हो यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये भारत की है कि भाई लेखा जोखा किसका प्रधानमंत्री के नाम से ज़्यादा है, सभी में समान है, केंद्रीकृत सरकार अधिक पावरफुल होती है, ये चीज़ें। अब आपका आ जाता है कि फर्स्ट इसमें जो स्टेप शुरू करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं, कार्यकाल, कार्य शक्तियाँ, ये चीज़ें। तो पहला लेके चलते हैं कि भाई योग्यता में आएगा कि भाई भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। सबसे पहले तो बात यही आएगी। अब ये बात आई है तो ये भी होगा कि भाई भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में व्यवस्था की गई है कि भाई राष्ट्रपति का भी एक पद होना चाहिए जो भारत का मुखिया होगा, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाएगा, या उस व्यक्ति के पास कुछ क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये चीज़ें। अब इसमें योग्यता में सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, उसकी उम्र 35 वर्ष कम से कम 35 वर्ष हो, वह केंद्र राज्य के किसी भी लाभ के मतलब गवर्नमेंट पद, सरकारी पद पर न हो, कोई नौकरी नहीं करता हो, अगर करता है तो उसको वहाँ से रिजाइन करना होगा। और जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, कहने का मतलब कि जो लोकसभा का जैसे 25 साल कम से कम उम्र है, दिवालिया, पागल, ये सारी चीज़ें टर्म कंडीशन जो लोकसभा के लिए वो तो है ही हैं, प्लस में इसकी एज को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पर 35 कर दिया गया है। अब उसके जो चुनाव लड़ने के लिए जो 15,000 रुपये कह सकते हो कि जो भरे जाते हैं जो जमानत के रूप में, वो होते हैं। और जो उसके नामांकन निर्वाचित मंडल के लिए राष्ट्रपति का जब नामांकन किया जाता है तो उसमें कम से कम कह सकते हो कि 100 लोगों की सहमति होनी चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा तो प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, जब वो नामांकन कर सकता है। अदरवाइज कोई राष्ट्रपति के पद पर नामांकन ही नहीं कर सकता, कम से कम पहले 100 लोग उसके साथ में हों तब वो नामांकन कर सकता है। तो ये तो हो जाती है योग्यता। अब आ जाता है कि कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल तो मैंने आपको पहले भी कुछ बताया है कि इसमें भारत के राष्ट्रपति का जैसे प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने पद पर पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। और जो हमारी संसद वगैरह है उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर भी उसको हटाया जा सकता है, लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए और यही राष्ट्रपति वगैरह को हटाने के लिए, और यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह, ये भी ऐसे ही हैं।
इनको हटाने के लिए इस तरीके से महाभियोग चलाना होता है और इसमें बहुत बहुमत पास करवाना होता है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है ज़्यादातर में। तो ये तो इसके कि भाई कोई बन गया तो 5 साल तो रहेगा ही, अगर वो अपनी इच्छा से 5 साल से पहले त्यागपत्र देता है तो वो दे सकता है। अब इसका आ जाता है कि वेतन और भत्ते के आधार पर भाई इसको कितना क्या पैसे मिलते हैं। तो राष्ट्रपति का जो संसद की संचित निधि होती है उससे तो वेतन दिया जाता है, ये कह सकते हो कि सरकारी खजाना हो जाता है, बचत वाला होता है, जैसे आप गुल्लक रखते हो उस तरीके से एक संचित निधि होती है सरकार की भी, उसमें से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट है आपके 7वें वेतन आयोग के आधार पर 2016 से जो लागू किया था, उसके आधार पर भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए उसकी निश्चित की गई है मासिक वेतन। और इसमें ये भी निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसको जो मूल वेतन होता है, जो बेसिक सैलरी बोली जाती है, तो उस बेसिक सैलरी का 50%, मान लीजिए अगर किसी राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए निश्चित किया गया है तो उसका कहने का मतलब कि उसका बेसिक जो सैलरी है वो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए आप मान के चलो, कुछ भत्ते वगैरह एडिशनल हो जाते हैं, ये काफ़ी इनका होता है। तो उसमें आप मान के चलो कि 1.5 लाख के करीब तो रिटायरमेंट, कहने का मतलब कि पद से हटने के बाद भी उसको पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे। तो ये इनके उसके थे। अब राष्ट्रपति की इनकी जो शक्तियाँ आती हैं वो है कि भाई क्या क्या दो मैंने नीचे लिखी हुई है, 2 राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो पहले जिक्र कर लेते हैं कि शांतिकालीन शक्तियों का। शांतिकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं? शांतिकालीन शक्तियों में ज़्यादातर जैसे विधायक शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, ये कार्यपालिका शक्तियाँ तो मैंने जिक्र किया है, न्यायिक शक्तियाँ हैं, इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जो पहला ले लेते हैं शांतिकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन शक्तियों में सबसे पहले कार्यपालिका कहा जाएगा कि भाई राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह सारे देश का शासन उसी के नाम से चला जाता है, यहाँ तक कि तीनों सेनाओं का सेनापति भी राष्ट्रपति को माना जाता है। तो राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जिसको नियुक्ति किस प्रकार से करता है एक तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर भी नियुक्ति शब्द आ जाए कि भाई इसकी नियुक्ति कौन करता है, 99% तो वहाँ पर नाम आएगा राष्ट्रपति कि भाई इस पद की नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति आ जाता है तो राष्ट्रपति आता है। ये एक आप यहाँ या नहीं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी अगर ये एक वर्ड नियुक्ति याद रखते हो तो आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं। तो इसमें जो प्रधानमंत्री के जैसे चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसके बाद जो बहुमत वाली सरकार होती है, राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री का नाम आता है और उसको नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है। और जो राष्ट्रपति राज्यपालों की भी और चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति करता है। राज्यपालों के बारे में की बात कही गई है कि राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा होती है जब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे तो इनका भी 5 साल का है, लेकिन ये राष्ट्रपति चाहे जब तक वो उस पद पर रह सकते हैं। तो ये तो कार्यपालिका का है। अब विधायी शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकता है, भाई कहते हैं सरकार गिरने वाली है, उस तरीके का काम है। प्रधानमंत्री से पूछताछ होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं जी भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति भंग करता है। कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का, जैसे ये कह देते हैं भाई संसद में विधेयक पास हो गया, ये हो गया, तो वहाँ पर पास हो जाता है, लेकिन एक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना उसको वैध नहीं माना जा सकता। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, वो एक फिर कानूनी रूप ले लेता है और फिर उसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान भी किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, जो कह सकते हो कि प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं किसी स्पोर्ट्स में, साहित्य में, किसी भी क्षेत्र में, ऐसे लोगों को मनोनीत करता है, उनको वो सांसद
के पद पर मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 पद और राज्यसभा में 12 सदस्य कह सकते हो मनोनीत करता है। अब आ जाता है कि वित्तीय शक्तियाँ संसद में जो बजट वगैरह है राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। संसद में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। कोई भी धन विधेयक है तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद उसको संसद में पेश किया जाएगा। और जो भारत के जैसे आकस्मिक निधि बोला जाता है कि जो इमरजेंसी के लिए जो भी पैसे होते हैं उसको राष्ट्रपति के अधीन है और इसमें से धन खर्च करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है, बाकी किसी को नहीं होता। कि भाई जो बचत वाली है संचित निधि उसमें से केवल राष्ट्रपति ही खर्च कर सकता है, अगर कोई भी नहीं। और प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति का वित्तीय आयोग की नियुक्ति करता है। अब आ जाता है कि न्यायिक शक्तियों में क्या क्या आ जाता है इसका। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तथा अन्य न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और भारत के जो राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति होती है, किसी भी न्यायालय ने उसको जो भी सज़ा दी हो उसका क्या कर सकता है कि मान लीजिए किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है तो राष्ट्रपति उसको कम कर सकता है, उसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता कि भाई आपको बिल्कुल बरी किया जाता है। उम्र कैद की सज़ा को वो 10 साल 20 साल में कन्वर्ट कर सकता है। या फिर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, फांसी की सज़ा दी गई है, तो उसको वो उम्र कैद में चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, किसी को भी बिल्कुल बरी नहीं कर सकता है। और राष्ट्रपति का जो विभिन्न विषयों पर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो सलाह भी ले सकते हैं। और जो विशेष की बात है कि जो भारत के राष्ट्रपति को न्यायिक विशेषाधिकार भी प्राप्त है, क्योंकि उसके जो शासनकाल के दौरान जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है तब तक उसके ऊपर कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी बेटा ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट को मैं अगले में उसमें क्लियर करूँगा। इसमें आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट की कल की वीडियो में इसको आपको बचे हुए कुछ प्रधानमंत्री के हैं, मुख्यमंत्री के हैं और 2-3 पॉइंट ही बचे हैं, वो कल की वीडियो में क्लियर करें। धन्यवाद।